अब देखिए, नाउ वी कम टू द फैग एंड ऑफ प्रोनाउंस। इसका अंतिम छोर है प्रोनाउन का एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेशन मीन्स विस्मय, आश्चर्य। when we express the emotions of being surprised, astonished, astounded at any course of action, जब किसी भी कार्यविधि से उत्पन्न विस्मय, आश्चर्य, महान दुख का भाव प्रकट होता है तो उसको विस्मयकारी अभिव्यक्ति कहते हैं। दैट इज आर्टिकुलेशन ऑफ एक्सट्रीम एक्सक्लेमेशन। तो इसलिए वह सर्वनाम जो विस्मय प्रकट करता हो, घोर आश्चर्य, घोर दुख के भाव को प्रकट करता है, ऐसे सर्वनाम को हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर हो गया? वह सर्वनाम जिससे किसी कथन के बारे में विस्मय का भाव प्रकट हो वह एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहा जाता है। अब ये एग्जांपल देखें, व्हाट यू फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। देखिए, ये इट इज़ समथिंग टू बी नोटेड, आपको ध्यान देना है बेटा। ये द क्वेश्चन, द सेंटेंस मस्ट हैव अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड। वाक्य का समापन प्रश्नवाचक चिन्ह से होना चाहिए, ना कि पूर्ण विराम से। अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, तुम फेल हो गए। व्हाट मतलब couldn't believe, that is beyond belief, that is incredible, विश्वास से परे है कि अरे क्या तुम फेल हो गए परीक्षा में। व्हाट, तो ये जो व्हाट हमने लिखा है दैट इज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। व्हाट आवर प्रिंसिपल इज नो मोर। अरे क्या हमारे प्रधानाचार्य अब नहीं रहे, क्या हमारे प्रधानाचार्य अब नहीं रहे। तो उस अभिव्यक्ति में ही वह एक्सक्लेमेशन एंड अटर एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो और रिग्रेट इज एक्सप्रेस्ड इन दैट वेरी एक्सक्लेमेशन। उसी विस्मयकारी अभिव्यक्ति में ही घोर आश्चर्य की बात प्रकट हो जाती है। व्हाट, अरे आवर प्रिंसिपल इज नो मोर, क्या हमारे प्रधानाचार्य अब नहीं रहे। मतलब वो समाचार दैट हैज़ कम लाइक ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मानो आसमान से कोई बहुत बड़ा बोल्ट गिरा हो, सर फूट जाए, इतना बड़ा सदमाकारी अभिव्यक्ति है। तो इसीलिए ऐसे सदमे वाले अभिव्यक्ति के लिए हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। व्हाट जब भी वाक्य के प्रारंभ में आता है लेकिन कॉमा लग जाए और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आए, तब वहाँ पर इंट्रोगेटिव, क्योंकि व्हाट माने इंट्रोगेटिव भी होता, हम आपको पढ़ाए थे कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ ही डूइंग, व्हाट इज़ योर फादर, दे आर ऑल इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। व्हाट हम आपको रिलेटिव प्रोनाउन ही पढ़ाए थे। लेकिन अब आप यहाँ देखें, व्हाट के बाद जब कॉमा लग जाए और शर्त यह है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आए, तो वह द्योतक होता है एक्सक्लेमेशन का। दैट इज सजेस्टिव ऑफ utter sorrow or surprise, and that is why we use what as an exclamatory pronoun. समझ में आपको आ गया होगा। अब इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण बात है बेटे, इट का प्रयोग। दो इट हैज़ नॉट बीन मेंशन्ड इन द बुक्स इन सो डिटेल, इतना विस्तृत नहीं दिया है, बट आई एम टेकिंग वेरी एग्जॉस्टिव एन एलेबोरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ इट। मैं इट का बहुत विस्तृत वृहद वर्णन आपको करने चल रहा हूँ, क्योंकि इसका प्रयोग बहुत प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली व्यवहारिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में लिखने पढ़ने में व्हाट का प्रयोग, इट का प्रयोग जानना चाहिए। तो इट कम्स टू बी यूज एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। यह इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, यह सर्वनाम होता है, एंड इट्स यूज इज ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस। इसका प्रयोग बहुत महत्व का है। नाउ वी में नोट द फॉलोइंग कंडीशंस। हमको अब निम्न उन अवस्थाओं को ध्यान देना चाहिए वेयर अंडर, जिनके तहत इट बिकम्स एक्सपीडिएंट टू यूज इट एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट।
उन परिस्थितियों, उन अवस्थाओं के तहत ये हमको समीचीन हो जाता है, हमारे आले परम आवश्यक हो जाता है कि हम ऐसी परिस्थितियों में, उन अवस्थाओं में जिसका वर्णन हम नीचे करने चल रहे हैं, उन अवस्थाओं में जब हम इट को ही कर्ता बनाएं, वो समीचीन है, दैट इज़ डिज़ायरेबल, इट बिकम्स एक्सपीडियंट टू यूज़ इट एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो ये हमने हिंदी में आपको बता दिया। इट वाक्य का कर्ता के रूप में आता है, वाक्य का कर्ता बन के आता है तो ये सर्वनाम। इसका प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है और निम्न अवस्थाओं का अध्ययन कर सकते हैं जिसके तहत इट को वाक्य का कर्ता बनाना समीचीन परम आवश्यक होता है। पहली बात है, इन केसेस ऑफ नेचुरल फिनोमेना, हम आपको नौ ने पढ़ा चुके हैं, फिनोमेनन सिंगुलर है और जो लैटिन वर्ड्स होते हैं जिनके अंत में ON आते हैं, उनमें बहुवचन बनाने में ON को हटा के A लगा देते हैं। वी हैव डेल्ट विद दिस थिंग, इसको हम चर्चा कर चुके हैं आपको। तो प्राकृतिक संक्रियाओं के वर्णन करने में, उनके निरूपण में हम इट को कर्ता के रूप में प्रयोग करते हैं। इट इज़ एक्सपीडियंट, इट इज़ वेरी इंपरेटिव ऑन आवर पार्ट टू मेक इट एज द सब्जेक्ट, द इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ऐसे वाक्यों में जहाँ प्राकृतिक संक्रियाओं का वर्णन करना हो, पानी बरस रहा है, 10 बजा है, 5 बजा है, आज इतवार है, तो ये सब चीज़ें हैं, दे आर बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, मानव नियंत्रण से परे हैं। इसलिए ऐसी क्रियाओं को व्यक्त करने में कर्ता के रूप में इट को प्रयोग किया जाता है। ये आपका प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है, रोज आ रहा है। यू मस्ट हैव फेल्ट दिस थिंग, यू मस्ट हैव रियलाइज दिस, दैट इट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट दैट शोज दैट इट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना। एक प्राकृतिक संक्रिया है, समय का बजना, समय का आगे बढ़ना, दिन का होना, रात का होना, मौसम का आना। इट इज़ विंटर, क्या बात है। अब जाड़ा, ठंड का आना, बसंत का आना, ये मानव नियंत्रण में नहीं है। दे आर बियॉन्ड मॉर्टल हैंड्स, नश्वर मनुष्य के हाथ से परे हैं। तो ऐसी संक्रियाओं को व्यक्त करने में हम हमेशा इट को कर्ता के रूप प्रयोग करते हैं। और मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इट इज़ 8 o'clock, 8 बजा है। अब एक बात बेटे हम यहीं पर आपको बता दें कि लिंग्विस्टिक जो है, भाषा विज्ञान, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर 8 o'clock, आज तक लोग किताबों में नहीं वर्णन करते हैं। ये o'clock, इट हैज़ बिकम अ ट्रेडिशन, एक परंपरा बन गई है। 8 o'clock, 5 o'clock, ओ के बाद कॉमा लगा देते हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपको बताने के आशय से बता दें, ये इट इज़ 8 o'clock मीन्स 8 ऑफ द क्लॉक, घड़ी वाला, अंदाज वाला नहीं, अंदाजुआ नहीं है कि देखा रात में हमारे आपके बाबा वगैरह थे, नाना वगैरह थे, तो उसमें घड़ी लोगों के पास नहीं रहती थी, तो देखते थे आसमान को, तारों को, और तारों को देख के अंदाज़ लगाते थे कि अरे लगभग 12 बजा होगा। तो वो आकलन करके बताते थे, दे वर नॉट श्योर अबाउट इट, वो उसके बारे में निश्चित जानकारी नहीं रहती। लेकिन अब उसका प्रयोग अमेरिका ने शुरू किया, और अमेरिका तो सारी भाषा को बर्बाद करना चाहता है। वो तोड़ मरोड़ के बोलते हैं इट इज़ 8 ऑफ द क्लॉक, तो ऑफ OV कह देते हैं, ऑफ को OV कह देते, अमेरिकन इंग्लिश है। और आपको क्या बताएं, अमेरिका के अंग्रेज़ी में होम को, हमने MA में पढ़ाया लोगों को, होम को हम कहते हैं। अब किसी डिक्शनरी में आप देखेंगे तो होम की मीनिंग ये थोड़ी दिया होगा, लेकिन वहाँ की भाषा है। अब देखते हैं कि ब्रदर, BROTHER, लेकिन ब्राडर, BRODER बोलते हैं। अब वो है तो ब्रदर, BROTHER इंग्लैंड की इंग्लिश में, बट दे यूज़ ब्रदर, BRUDDER, ब्रदर। अब ब्रदर देखेंगे तो अमेरिकन इंग्लिश में है, लेकिन डिक्शनरी में उसकी मीनिंग नहीं है। तो मेरा मतलब ये है कि अमेरिका ने भाषा को तोड़ मोड़ करके, और न जाने क्या प्रभाव है कि अधिकांश देश अमेरिकन इंग्लिश फॉलो करते हैं, जबकि ग्रामर के लिहाज से गलत रहता है। फिलहाल ये आपको हमने 8 ऑफ द क्लॉक बताया, घड़ी वाला समय। इसी प्रकार सिमिलरली लाइकवाइज इफ आई से इट इज़ संडे टुडे, आज इतवार है, तो इतवार का दिन होना, सोमवार हो जाना,
तो ये मानव नियंत्रण से परे है, इसलिए इनमें हम कर्ता के रूप में इट का ही प्रयोग करते हैं। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा पहला। नाउ बी में, in order to lay stress on any person or thing regarding any action quality pertaining to it, किसी भी व्यक्ति वस्तु से संबंधित किसी कार्य या किसी विशेषता पर बल देने के आशय से, उस व्यक्ति पर बल देने के आशय से किसी क्रिया या किसी विशेषता के बारे में जब हम बल देते हैं व्यक्ति पर, तो हम इट का प्रयोग करते हैं और वहाँ पर इट करता। और एक सबसे बड़ी पहचान बता दें कि किसी भी व्यक्ति वस्तु पर किसी कार्य गुण के संबंध में जोर देने के आशय से इट का प्रयोग करता बनता है। लेकिन ये अवश्य ध्यान रहे कि हिंदी में जब बोलते हैं तो हम बड़ी की मात्रा जरूर प्रयोग करते हैं। यह राम ही है जो प्रथम आया है, राम ही है, यह राम ही थे जो हमारे हिंदुत्व के आदर्श हैं। तो अब ही जो आया है बड़ी की मात्रा, यही एम्फेसिस दे रहा है, बल प्रदर्शित कर रहा है। और जब ही का प्रयोग, यह राम ही है जिसने मेरी सहायता किया, तो इट इज़ राम। अब राम पर बल दे रहे हैं, सहायता करने में राम पर जोर दे रहे हैं, किसी और ने नहीं, राम ने किया। तो वहाँ ही जो हिंदी में आया है उसको बल देने के आशय से इट को कर्ता ही बनाना पड़ेगा। राम ने मेरी सहायता किया, राम हेल्प मी, वो दैट इज़ करेक्ट। लेकिन व्याकरण के लिहाज से जब राम पर जोर देते हैं उस क्रिया को करने में, अर्थात सहायता करने में, तो हमको इट से ही वाक्य शुरू करना पड़ेगा, राम से नहीं। यू मेक इट फॉर श्योर वेन एवर देयर इज एम्फेसिस और द स्ट्रेस ऑन दैट सब्जेक्ट, देन वी ऑलवेज यूज इट एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। वो उस पर हम इट को ही कर्ता के रूप प्रयोग करते हैं और हम राम को कर्ता नहीं बनाया। इसी आशय से इट इज़ ऑन वेडनेसडे दैट ही वॉज मर्डर्ड, अरे वो इतवार ही है, वो इतवार ही है जब वो मारा गया, उसमें भूल नहीं, हम जोर दे रहे हैं बुधवार को ही मारा गया। तो इट इज़ ऑन। अब ये इट जो आया है दैट इज इंडिकेटिव ऑफ स्ट्रेस और द एम्फेसिस ऑन दिस पर्टिकुलर डे, ऑन वेडनेसडे। बल दिया गया है इस विशिष्ट दिन पर कि वो इसी दिन मारा गया, इसीलिए इट यहाँ पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। समझते हैं, आपको समझ में आ गया होगा।